कमेंट जो है, आवाज क्लियर है? कमेंट्स के बारे में हम देख रहे थे, हमने यहाँ तक कर लिया है ऑपरेंड्स तक, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन की चीज है कि हम बात बता रहे थे, कमेंट्स आप जो है वो दो तरीके कमेंट देने के असेंबली में। एक तो है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब क्या है, जो आप देते हो कॉलन देके, ठीक है, कॉलन आखिर में कॉलन दे दोगे, कॉलन के बाद जो भी लिखोगे वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा असेंबलर, उसको कमेंट ट्रीट करेगा। तो ये कहलाते हैं सिंगल लाइन कमेंट। एक होते हैं ब्लॉक कमेंट्स। अच्छा, ब्लॉक कमेंट का मतलब क्या है, आपने लफ्ज लिखना पड़ेगा कमेंट का, ये लफ्ज लिखना कमेंट, ठीक है, कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लफ्ज लिखना पड़ेगा कमेंट। कमेंट डायरेक्टिव है, इसको यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद आप क्या लगाओगे आखिर में, यूजर स्पेसिफाइड सिंबल लिखा ना, यूजर स्पेसिफाइड सिंबल, ये आप कमेंट के बाद लगा दो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंट, कमेंट के बाद ये जो है एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है। अब आप मुख्तलिफ मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है ये। दिस लाइन इज अ कमेंट, दिस इज लाइन इज आल्सो अ कमेंट, ये 2-3 लाइनें, 8 लाइनें, 10 लाइनें, जितनी भी लिखो, आखिर में जाके आप दोबारा से ये यूजर स्पेसिफाइड सिंबल लगा देना। और यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज किया, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर लेना, तो यहाँ पर कमेंटिंग खत्म हो जाएगी। तो ये ब्लॉक कमेंट कहलाता है, ये पूरा कमेंट कहलाएगा ब्लॉक। तो यहाँ पर यूजर स्पेसिफाइड सिंबल है, अगर आप कॉलन यूज ना करना चाहो, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर डॉलर साइन यूज करना चाहो, तो यहाँ पर डॉलर साइन यूज कर सकते हो इसकी जगह, ठीक है, डॉलर साइन लगा दो, फिर यहाँ पर भी डॉलर साइन लगा देना, यानी कि यूजर स्पेसिफाइड सिंबल है। तो जो सिंबल आप यहाँ यूज करोगे उस ब्लॉक को खत्म करने के लिए, वही सिंबल आप एंड में यूज करोगे। तो दोनों तरह के कमेंट्स अलाउड है, सिंगल लाइन कमेंट भी, ब्लॉक कमेंट्स भी। क्लियर? ब्लॉक कमेंट क्लियर है? यस सर। एक है नॉप, नो ऑपरेशन, नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। अच्छा, नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, द सेफेस्ट एंड द मोस्ट यूजलेस, यानी कि सेफ भी है लेकिन यूजलेस भी है। यूजलेस क्यों कह रहा है, नॉप का मतलब है नो ऑपरेशन, ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा अगर आप ये इंस्ट्रक्शन लिखोगे नॉप, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन कुछ भी काम नहीं करेगी। ये इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब ही यही है, नो ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन इट टेक्स अप 1 बाइट, एक बाइट आपकी जाया हो जाएगी, एक बाइट जो है ना वो जाया हो जाएगी, लेकिन कोई भी इंस्ट्रक्शन इसमें चलेगी नहीं। ये बात लिखी है, इट टेक्स अप 1 बाइट ऑफ प्रोग्राम स्टोरेज एंड डजंट डू एनी वर्क, कोई भी काम नहीं करेगी लेकिन एक बाइट जाया हो जाएगी। और ये क्यों बाइट, अच्छा ये बाइट हम क्यों जाया, ये खुद ही ये होती असल में इसी मकसद के लिए यूज है कि आपको कोई बाइट बीच में स्किप करवानी है, आप चाह रहे हो किसी एक खास बाइट के ऊपर आपकी इंस्ट्रक्शन ना चले, तो वहां जाके आप नॉप लिख दोगे तो उस बाइट के ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी। तो यहाँ वही लिखा है, इट इज समटाइम यूज्ड बाय कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स टू अलाइन कोड टू इवन एड्रेस बाउंड्रीज। अच्छा, इवन एड्रेस बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि जो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है जिसकी हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं,
यानी कि हम तो इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर पे ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर इंटेल वालों ने ऐसा बनाया है कि वो इवन एड्रेस के ऊपर उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तेज चलती हैं, ऑड पे इंस्ट्रक्शन जो है वो उतनी तेज नहीं चलती, इवन पे एफिशिएंसी अच्छी है। तो अगर आप चाह रहे हो कि इवन एड्रेस के ऊपर ही आपकी इंस्ट्रक्शन चलती रहे, ऑड पे ना है, तो ऑड बाइट को आपने अगर स्किप करवाना है तो आप नॉप ऑपरेशन यूज कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल यहाँ लिखो, नीचे लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग एग्जांपल द फर्स्ट मूव इंस्ट्रक्शन जनरेट्स 3 मशीन कोड बाइट। अब देखो यहाँ पर लिखा है आपने तो ये लिखा है मूव ax, bx, तो bx की वैल्यू किस में ट्रांसफर हो जाएगी, ax में। लेकिन ये तो असेंबली लैंग्वेज का आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये कन्वर्ट होगा बैकग्राउंड में, इसको माइक्रो प्रोसेसर कन्वर्ट किसमें करेगा, ऑपकोड में। ये इसका ऑपकोड है 66 8b c3, ठीक है। ये किसका ऑपकोड है, मूव ax, bx, इसका कोड ये बना, ऑपकोड ये बनाया 66 8b c3। जब आप असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम असेंबल करते हो ना, कंट्रोल F5 कंट्रोल F9 करके या जैसे भी असेंबल करते हो, तो मुख्तलिफ फाइलें बनती हैं। वो आज की क्लास में आपको बताऊंगा, मुख्तलिफ फाइलें बनती हैं। वो आप खोल के देखना, एक फाइल बनेगी उसमें .lst के नाम से, .lst, उसके अंदर ये कोड पड़ा होगा पूरा, यानी कि आपकी इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड क्या है वो आपको नजर आएगा उस LST फाइल में। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम का नाम रखा आपने फर्स्ट, आपके जब आप फर्स्ट करके एंटर करोगे, वो करोगे, इसको असेंबल करोगे, तो एक फाइल बन जाएगी फर्स्ट डॉट ASM के नाम। फर्स्ट डॉट ASM तो आपका असेंबली का सोर्स कोड होगा। फर्स्ट डॉट एक्जी भी बन जाएगी, फर्स्ट डॉट LST भी बनेगी, फर्स्ट डॉट मैप भी बनेगी। LST में जाके देखना खोल के, तो आपको ये पूरा नजर आएगा कि किस इंस्ट्रक्शन के पीछे कौन सा ऑप कोड है। तो ये कितने, इस ऑप कोड ने कितने बाइट लिए, 3 बाइट। देखो ये कितने बाइट है, ये सारे जो एड्रेस होता है ना, ये हेक्साडेसिमल में होता है। तो आपको पता है हेक्साडेसिमल का एक डिजिट जो है 4 बिट लेता है बाइनरी की। तो 4 बिट ये, 4 बिट ये 1 बाइट, 4 बिट ये, 4 बिट ये 2 बाइट, 4 बिट ये, 4 बिट ये 3 बाइट। तो 3 बाइट हो गए, 3 बाइट हो गए। तो 0 भी जाएगा, 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो 0 भी जाएगा, 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, तो ये 3 बाइट ले रहा है। तो अगली इंस्ट्रक्शन किस पे चलेगी, 3 पे, तीसरी बाइट पे चलेगी, 3 पे चलेगी, 3 बाइट पे चलेगी। अब 3 ऑड है या इवन है, 3 ऑड है, आपको पता है। तो 3 पे जाके आपने आपने कहा मुझे ऑड के ऊपर अपनी इंस्ट्रक्शन नहीं चलानी वरना वो स्लो हो जाएगी। तो वहां जाके आपने लिख दिया नॉप, नो ऑपरेशन। नॉप क्या करेगा, ये नॉप का जो है ये वो है ऑप कोड, बैकग्राउंड में जनरेट हुआ है 90 हेक्सा का। तो ये 90 एक्चुअली 1 बाइट ले रहा है, 1 बाइट ले रहा है, 4 बिट ये, 4 बिट ये, 1 बाइट हो रहा है 90। तो 90 क्या करेगा, वो 3 को कंज्यूम कर लेगा, 3 बाइट जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, और यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी। अगली इंस्ट्रक्शन जो चलेगी जाहिर है चौथी पे चलेगी, एंड 4 इज इवन, और यहाँ आपने कुछ भी चला दिया मूव EDX, ECX, ये अगली इंस्ट्रक्शन है और वो इवन पे चलेगी। तो आपने क्या किया, जानबूझ के तीसरी तीसरी एड्रेस के ऊपर जो कि और था, वहां आपने अपनी इंस्ट्रक्शन इसको नहीं चलाया, वरना आप इसको चला सकते थे, यहाँ इसको आप यहाँ चला सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने नॉप चला दिया क्योंकि ये ऑड नंबर था, और ऑड नंबर को आप स्किप, ऑड एड्रेस को आप स्किप करना चाह रहे हो, ताकि इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर आपकी इंस्ट्रक्शन को फास्टली एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो ये इन मकासद के लिए नॉप यूज होता है कि कहीं कहीं आपको अगर एक बाइट स्किप करवानी है, तो आप वहां पर सिर्फ नॉप लिख दो, तो आपकी इंस्ट्रक्शन वहां नहीं चलेगी, वो बाइट स्किप हो जाएगी, और आपकी अगले एड्रेस के ऊपर जो है वो अलाइन कर देगा आपकी इंस्ट्रक्शन को, जिससे आपकी जो है माइक्रो प्रोसेसर इसको क्विकली जो है वो इसको चला देगा आपके प्रोग्राम को। ये बात क्लियर हो गई इस नॉब के बारे में, कोई क्वेश्चन? अब मुझे नहीं पता, लैब के मैनुअल में मेरे ख्याल में नॉब नहीं है, लेकिन ये आप खुद चला के देखना नॉब। और जो मैंने आपको ये बताया LST फाइल, ये भी जरा देखना, जहां पर आपकी ASM फाइल रखी है असेंबल करने के बाद जाके देखना उस फोल्डर में, वहां पर आपको LST फाइल भी नजर आएगी।
इसको खोल के देखना तो आपको ये पूरा कोड जो कोड तो है लिखा हुआ जो था आपका वो तो होगा ही, इसका जो ऑप कोड है वो, और रैम के ऊपर जहां जहां वो ऑप कोड चल रहा है वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अभी एक प्रोग्राम आ गया आपका, आपने देखा होगा इरवाइन के, आपने जो डाउनलोड की थी लाइब्रेरी, उसमें एक एग्जांपल्स का फोल्डर भी डाउनलोड हुआ होगा आपके पास, बुक की सारे चैप्टर की जितनी भी एग्जांपल्स है सबका कोड मौजूद है उसमें, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1 के जितने प्रोग्राम है सबका कोड उसमें एग्जांपल के फोल्डर में। देखा, ये देखा, चेक किया ये चीज? यस सर। हाँ, तो ये इसका फायदा ये होगा आपको कि आपका आप कम से कम चला के जरूर देख लेना, अब आपको टाइप करने की भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि जाहिर है सब चीजें लिखी हुई हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके चला के देखना है। तो एग्जाम्पल का जो फोल्डर है ना उसमें से अभी हम पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर में जाके मेरे ख्याल में वही वही पहला फोल्डर होगा क्योंकि कोडिंग वहीं से स्टार्ट हो रही है तीसरे चैप्टर से। तो एक एक उसको कॉपी करके जरा चला के अपने पास देखना, तो एक तो टाइम बच जाएगा, आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि वाकई में सारे जैसे अभी नॉब का है ये कोड लिखा हुआ होगा, इस तरह जो कोड बुक के अंदर है वो सारे उसके एग्जांपल्स के फोल्डर के अंदर जो है ना दिए हुए हैं, वो चला के जरूर देख लेना, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रैक्टिकली जो जितना साउंड होता है ना अच्छा होगा वही फिर परफॉर्म अच्छा कर सकेगा पेपर में भी और प्रोजेक्ट में भी। ठीक है, तो अलीना ने कहा है फोल्डर है उनको नजर आया है, और आप लोग भी देख लेना ये फोल्डर एग्जाम्पल का फोल्डर आपको नजर आएगा जहाँ आपने इरवाइन की डायरेक्टरी इंस्टॉल की है वहां पर आपको नजर आएगा ये। तो इरवाइन ने काम ये किया है कि अपनी बुक के जितने भी कोड्स हैं ना एग्जाम्पल के फोल्डर में डाल दिए हैं हर चैप्टर वाइज। तो बस वो जरूर चला के देखना, और हमारे स्लाइड में आती भी जाएंगी, वहां भी कॉपी पेस्ट करके चला के देख लेना, तो उससे टाइम भी बच जाएगा आपका और आपको कम से कम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बाकी में चीजें वैसे ही है जैसे बताई जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखो, ये एग्जांपल आ गया, ये 10,000 हेक्सा का देखो, रेडिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एच, ये है रेडिक्स दिया हुआ है एच। तो ये आपने लिखा होगा ऐसे ही, टाइटल ऐड सब्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जो है शुरू में अगर आप टाइटल लिखोगे, टाइटल को भी ऐसा कमेंट काम करता है, कमेंटिंग होगी ये भी। आगे आगे आप टाइटल लिख के आप कुछ भी नाम लिख देना जिससे पता चल जाता है भाई इस प्रोग्राम का नाम क्या है, यानी कि ये प्रोग्राम काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो शुरू में अगर आप लिखना चाहो टाइटल लिख के, टाइटल को भी एज अ कमेंट काउंट करता है वो। तो फिर देखो ये तो सिंगल लाइन कमेंट दिया हुआ है, दिस प्रोग्राम एड्स एंड सब्ट्रैक्ट 32 बिट इंटीजर्स, ठीक है। तो ये 32 बिट इंटीजर्स को एड और सब्ट्रैक्ट करेगा। फिर नीचे आके आपने इन्वायरन की लाइब्रेरी को इंक्लूड कराया अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो इंक्लूड एनवायरन की लाइब्रेरी है जो आपने इंक्लूड करा दिया, अब इसके सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हो इस लाइब्रेरी में जो रेडीमेड बना के रखे गए हैं, ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हो। इसके बाद डॉट कोड में गए, डॉट कोड में जाने के बाद आपने मूव प्रॉक, सॉरी मेन प्रॉक का मतलब मेन प्रोसीजर, ये एक मेन प्रोसीजर है जिसको आप यूज कर रहे हो। और ये मेन प्रोसीजर एंड, ये जब जो प्रोसीजर एंड करना होगा मेन उस प्रोसीजर का नाम लिख के आपने एंड पी लिखना होगा, ठीक है। तो वो प्रोसीजर वहां पर खत्म हो जाएगा। तो अपना भी प्रोसीजर आप बनाओगे उसका भी नाम रख सकते हो कुछ भी, लेकिन उसको भी खत्म भी करना होगा। और 10,000 को आपने EX में रखवा दिया, 40,000 हेक्सा को आपने तो ऐड करवा दिया, तो 40 में 10 ऐड हो गए तो 50 EX के अंदर क्या आ जाएगा, 50। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया EX में जो रखा हुआ है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 20,000, जवाब क्या आ जाएगा 30,000 EX में वैल्यू है। जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो हमेशा कहाँ आ जाएगी, डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है। ये जो भी रजिस्टर जो भी लिखोगे आप डेस्टिनेशन होगा, जो कि फॉरेन इंस्ट्रक्शन के बाद लिखा होगा। तो कोई भी आप काम करोगे रिजल्ट हमेशा डेस्टिनेशन में आएगा, और डेस्टिनेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन के बिल्कुल बराबर वाला रजिस्टर या वेरिएबल होता है, ठीक है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, और ये आपने देखा भी होगा। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाकई में EX के अंदर 30,000 है कि नहीं। आपने कैसे पता चलेगा, ये रिवाइंड ने रेडीमेड फंक्शन बना के रखा हुआ डम रजिस्टर के नाम से अपनी इस लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, जो आपने इंक्लूड कराई है।
इस लाइब्रेरी में रिवाइंड का रेडीमेड फंक्शन डम्प रजिस्टर के नाम से मौजूद है। जब आप लिखोगे कॉल डम्प रजिस्टर तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये पे करेगा क्या कि स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा सारे रजिस्टर्स की वैल्यू। ठीक है, तो EX में आपको जैसे आप 30,000 है तो आपको नजर आएगा EX में, जब आप कॉल डम्प रजिस्टर होगा तो आपको स्क्रीन के ऊपर ये आउटपुट नजर आएगा और ये 30,000 जो है आपको नजर आ रहा है, EX की वैल्यू रखी हुई नजर आ रही है। बाकी सारे रजिस्टर्स की वैल्यू रखी हुई है। ये रिवाइंड ने रेडीमेड फंक्शन बना के रखा है कि इससे आपको कम से कम सारे रजिस्टर्स की वैल्यूज आपको इस रेडीमेड फंक्शन से पता चल जाएगी। इसके अलावा जो है ये जो फ्लैग्स है, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ये फ्लैग्स की वैल्यू भी आपको यहाँ पर पता नजर आ रही होगी जब आप कॉल डम्प रजिस्टर करोगे। तो मतलब इसमें ये अच्छी प्रैक्टिस रहती है और मतलब इसमें फायदा भी होता है आपको कि आपको पता चल जाता है कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो फ्लैग की वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू क्या हो रही है, फ्लैग की वैल्यू क्या हो रही है। तो आप जस्ट ये फंक्शन कॉल करा के रिवाइंड का मालूम कर सकते हो। कोई क्वेश्चन इसमें? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सजेशंस दी हुई हैं, अगर आप इस पे अमल करना चाहो तो फायदा ये होता है कि फिर आपको भी आसानी होती है कोड पढ़ने में असेंबली का। तो कोई स्टैंडर्ड्स कोडिंग के सजेस्टेड कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये सजेस्टेड कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इनको फॉलो करो तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करते तो प्रोग्राम तो आपका फिर भी चलेगा। लेकिन ये है कि फिर आपको ये है कि बाद में उसको पढ़ने में मुश्किल होगी। अगर आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लोगे तो आसानी रहेगी। तो अब कुछ अप्रोचेस हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है सम अप्रोचेस के, कैपिटलाइजेशन की कुछ अप्रोचेस यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कैपिटलाइज नथिंग, कुछ भी कैपिटलाइज नहीं करो क्योंकि आपको पता है केस सेंसिटिव तो है नहीं है असेंबली, सारा स्मॉल लेटर में लिखो तब भी ठीक है। तो कैपिटलाइज नथिंग, या तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, या फिर कैपिटलाइज एवरीथिंग, या तो सबको ही कैपिटलाइज कर दो, ये भी ठीक है। ठीक है, तो सारा स्मॉल में चलाओ तब भी ठीक है, सारा कैपिटल में चलाओ तब भी ठीक है। कैपिटलाइज ऑल रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स को कैपिटलाइज कर दो, जैसे ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, जो रिजर्व वर्ड यूज हो रहे हैं, फाइट है, डी वर्ड है, जो भी रिजर्व वर्ड यूज हो रहे हैं उनको कैपिटलाइज कर दो, बाकी सबको स्मॉल कर दो, तो आपको फर्क पता चल जाएगा कि भाई जो कैपिटलाइज किए हुए हैं वो सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, नजर आ जाएगा। रजिस्टर के नेम भी कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि जितने रिजर्व वर्ड्स हैं सबको अगर आप कैपिटलाइज रखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं, याद भी रहेंगे और आप उस नाम का वेरिएबल भी नहीं बनाओगे। ये कुछ सजेशंस थी, इसके अलावा कुछ अदर सजेशंस भी यहाँ पर दी हुई है। डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर ने ऐसा नाम रखना वेरिएबल का जो मीनिंगफुल हो। ठीक है, जैसे अगर ऐड कर मतलब अगर कहीं कहीं पर आपने रिजल्ट जमा करवाया है किसी भी एडिशन का तो उसका आपने नाम रखो वेरिएबल का रिजल्ट, तो इससे पता चल जाएगा कि भाई इसमें रिजल्ट हो रहा है, स्टोर करवाया जा रहा है। तो इसका नाम जो है ना वो ऐसा हो कि मीनिंगफुल हो। अच्छा, स्पेसिस सराउंडेड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ना जहां भी यूज करोगे उसके दरमियान में स्पेस देना। ब्लैंक लाइन्स बिटवीन प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स के दरमियान में ब्लैंक लाइन छोड़ देना। तो ये सजेशन दे रहा है, ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। इंडेंटेशन स्पेसिंग का दिया हुआ है। इंडेंटेशन का मतलब क्या है कि कोड और डेटा लेबल्स की इंडेंटेशन का मतलब है कि स्टार्ट थोड़ा सा स्पेस देके स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट नहीं करो, थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर दो, तो इससे पढ़ने में आसानी होती है, रीडेबिलिटी रहती है। ये तो आपने देखा ही होगा सी शार्प वगैरह में भी आप ऐसे ही करते हो, बल्कि वो बाय डिफॉल्ट वो उसका जो आईडी है वो खुद ही आइडेंटिफिकेशन करता है नॉर्मली विजुअल स्टूडियो का। ठीक है, तो मतलब वो दिया हुआ है कि वो कोई स्पेस दे के लिखोगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी। 40 और 45 कॉलम पे जाके जो है वो कमेंट देना, कमेंट लेकिन आप। सर ये पाइथन में वाइट स्पेसेस का बहुत। हाँ, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो ये मतलब बाय डिफॉल्ट ही आपका आईडी जो होगा विजुअल स्टूडियो का वो भी खुद खुद भी करता है, तो इससे रीडेबिलिटी अच्छी रहती है प्रोग्राम की। तो ये सजेशंस है। खैर, प्रोग्राम का टेम्पलेट क्या होगा, ये टेम्पलेट दिया हुआ नॉर्मल असेंबली का प्रोग्राम, इसी टेम्पलेट पे आप लिखोगे तो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे शुरू में टाइटल दिया हुआ है, ऑप्शनल है दो या ना दो, लेकिन दोगे तो कमेंट काउंट करेगा, इसको एज अ कमेंट ही काम करेगा।
फिर आपने लिख दिया प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन, ऑथर, क्रिएशन डेट, रिविजन डेट, ये सारी चीजें ऑप्शनल है, देना चाहो दे दो, ना देना चाहो ना दो। अच्छा, फिर इंक्लूड करके आपने इरवाइन का जो लाइब्रेरी है इंक्लूड करवानी होती है, ताकि आप इरवाइन के रेडीमेड फंक्शन यूज कर सको अपने प्रोग्राम में। अगर इसको इंक्लूड नहीं कराओगे तो इरवाइन के फंक्शन यूज नहीं कर सकोगे। फिर डॉट डेटा पे जाके आपने यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो डॉट डेटा के अंदर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ वेरिएबल, और डॉट कोड में जाके कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो आपने डॉट कोड में लिखनी है। कोई प्रोसीजर, हर जो आपका मेन प्रोसीजर होगा वो मेन प्रोसीजर लिख के मेन एनपी करोगे, जिसको जो के आपका मेन प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। और आखिरी लफ्ज आपको जो है अपने प्रोग्राम में लिखना होगा एंड मैन। एंड मैन करता ये है कि आपको सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करता है। एक कोड यहाँ पर भी ना असल में कोई रूटीन कॉल करवानी होती है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज जो है ना वो ऐसे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करता, बल्कि वो रूटीन कॉल करवाता है। इंटरप्ट जनरेट होता है, इंटरप्ट जनरेट होता है और फिर जाके आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, लेकिन वो इंटरप्ट नंबर याद रखना पड़ेगा। तो वो कोड 2-3 लाइन का कोड है जिससे प्रोग्राम एंड होता है। तो ये एंड मैन आप लिख लोगे, एंड मैन इरवाइन ने बना के रखा हुआ है, तो आपने फाइल जो ऊपर इंक्लूड कराई है इसने एंड मैन का एक प्रोसीजर बना के रखा हुआ है। तो सिर्फ वो एंड मैन आप लिखोगे तो वो करेगा ये कि आपके प्रोग्राम को सक्सेसफुली टर्मिनेट करेगा, वरना एरर जनरेट होता है, सक्सेसफुली टर्मिनेट प्रोग्राम नहीं होता। तो ये लफ्ज जो है ना एंड मैन के अंदर, वो इंटरप्ट की जो रूटीन्स है वो लिखी हुई है, ठीक है, क्लियर है। ये आपका फॉर्मेट होगा, हर प्रोग्राम का तकरीबन ऐसी फॉर्मेट होगा, एक जनरल टेम्पलेट, एक प्रोग्राम का जनरल टेम्पलेट यहाँ पर दिखाया गया। आगे चलते हैं। अच्छा, असेंबलिंग, लिंकिंग एंड रनिंग प्रोग्राम्स, ये मैं आपसे जो कह रहा था ना कि मुख्तलिफ फाइलें बनती हैं, ये उन फाइलों के बारे में पूरी तफसीलात, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, और फिर ब्रेक लेके फिर क्लास यहीं से इस टॉपिक से कंटिन्यू करते हैं, सही है। फिर 10:30 तक आ रहे हैं। हाँ, 10:30 बजे मैं अटेंडेंस लूंगा, तो 10:30 बजे से, मतलब 10:30 से ज़्यादा लेट नहीं कीजिएगा, वरना नाम निकल जाएगा फिर आपका अटेंडेंस, सेकंड हाफ में अटेंडेंस जो है 10:30 टाइम रखा है उसका, तो 10:30 बजे लेंगे अटेंडेंस, ठीक है। एंड कर रहा हूँ मैं मीटिंग।